हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड। हम लोग आज एक कैलकुलस का टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी ज्वाइन करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सब्सक्राइबर को जोड़ेंगे ताकि हम लोग इस सेशन को पूरा अच्छी तरह से कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th कंप्लीट कर चुके हैं उनके सामने अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का जो बिहार बोर्ड के हैं उन्होंने तो कंप्लीट कर लिया, उनका रिज़ल्ट आ चुका है, पर जैसे सीबीएसई बोर्ड है और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिनका कि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, वो इस पशोपश में हैं, कश्मकश में हैं कि अभी क्या किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, क्या पढ़ा जाए। लॉकडाउन तो खुल चुका है पर स्कूल कॉलेजेस को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एक साधन है, एक जरिया है आप लोगों को पढ़ाई करने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं जो हो सकता है काफ़ी एडवांस हैं, जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, जिनमें बेसिक्स नहीं है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए थे जिनमें ये स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर चूँकि हम लोग 11th गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसे भी वीडियो ज़रूर बनाएं जो हम लोगों के लिए भी हों। तो आज हम आपके पास सामने हैं, चाहे स्ट्रीम आपका मैथ्स हो, चाहे स्ट्रीम आपका बायोलॉजी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह टॉपिक आपको निश्चित रूप से पढ़ना है क्योंकि ये फिज़िक्स एज वेल एज मैथ दोनों में कॉमन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसकी बेसिक की समझ निश्चित रूप से डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी जा कर के आप मैथ्स में या फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। फिज़िक्स में तो फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर तक आप बढ़ेंगे तब तक आपको इसका यूज़ मिल जाएगा, और फिर इसके यूज़ को समझने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना होगा। तो आप लोग को शुरू में हो सकता है ये समझ में ना आए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स इसमें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ने पर समझ में आता। तो मैं चूँकि बीच से इस टॉपिक को उठाया हूँ क्योंकि ये जो है कॉमन है सबके लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या वो किसी और बोर्ड में जाने वाले स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप सभी के लिए ये टॉपिक कॉमन ही रहेगा। और आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है ख़ास तौर पर कि जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेंगे। स्टार्टिंग का अगर कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर, डेरिवेटिव पर और सिंबल्स पर स्टार्ट करूंगा तो यह आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा पढ़ना है। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी ऐसी नॉलेज आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोगों को समझने में आगे आसानी होगी किस तरह से ये वर्क करता है। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ समय गंवाए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं आज का, जो कि हमारी कैलकुलस से संबंध रखता है और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये 2 चीज़ें हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। डिफरेंशिएशन कहीं कहीं पर अगर आप देखें तो वो किसी कर्व को तोड़ना भी होता है और इंटीग्रेशन का मतलब कर्व को जोड़ना भी होता है। हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस को पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि वो फंक्शन है, आपने 10th तक में काफ़ी सारे फंक्शंस को पढ़ लिया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है y = fx या fx = sin x या fx = x² या y = x²। इस तरह के फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ये फंक्शंस हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आज हम लोग इस सेशन में यही समझेंगे कि फंक्शंस को हम लोग डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शंस एंड रिलेशन एक अलग टॉपिक है 11th के मैथ का, जो आपको वहाँ पढ़ना है। तो हम लोग मैथ के टॉपिक को भी नहीं उठा रहे हैं, हम लोग बेसिक्स उठा रहे हैं। जब इसका हम लोग एडवांस करेंगे, इसी का जिसकी आवश्यकता फिजिक्स वालों को नहीं होगी या बायोलॉजी वालों को नहीं होगी, मैथ्स वालों को होगी, तो हम लोग निश्चित रूप से इसका ये पार्ट भी करेंगे जहाँ रिलेशन फंक्शन होगा। मैंने स्टार्टिंग किया था मैथ्स का सेट थ्योरी का, तो वो मैं आधा दूर तक तो उसको कंप्लीट कर दिया हूँ और थोड़ा सा जो बचा हुआ वेन डायग्राम और इसके जो एप्लीकेशन डिमॉर्गन्स लॉ के बचे हुए हैं वो भी मैं निश्चित रूप से पूरा कर दूंगा। आप लोग चाहें जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको वहाँ तक देख सकते हैं। फिर मैं बहुत जल्द ही उसको कंटिन्यू करूँगा सेशन में, चूँकि बहुत सारे और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो चैनल चूँकि ग्रो कर रहा है, आप लोगों का साथ है और आप लोग साथ देते रहें। लगभग 300 सब्सक्राइबर्स के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं और 753-355 से अधिक आवर्स हम लोगों के वीडियोस देखे जा चुके हैं और YouTube हम लोग के कंटेंट को 40 to 50% रिकमेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस चैनल को ग्रो कराने में हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का टॉपिक। तो पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है टेंजेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें
तो टेंजेंट जो है किसी कर्व का, दो तरीके के कर्व हो सकते हैं। एक तो कर्व जैसे सर्किल, इस तरह कर्व हो सकता है, या कर्व हो सकता है जैसे कोई स्ट्रेट लाइन। दो तरह कर्व हो सकता है। तो किसी स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद ही एक स्ट्रेट लाइन होता है, और किसी सर्किल का टेंजेंट किसी पॉइंट पर ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का निकालने के लिए पहले जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग तरह के फॉर्मूलों की खोज कर रहे थे, तरीकों की खोज कर रहे थे। तो उसी में दो साइंटिस्ट थे, लेबनिज और न्यूटन। ये दोनों भी खोज कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में कर्व के बारे में कि किसी कर्व का टेंजेंट किस तरह से निकाला जाए, और उस तरीकों को खोजते इन लोगों ने एक नया ही चीज़ की खोज कर दी जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। तो दो साइंटिस्ट लेबनिज और न्यूटन दोनों ने अलग अलग तरीके से खोज की थी। जहां पर कि न्यूटन ने मैथमेटिकल अप्रोच से खोज की थी, वहीं पर लेबनिज ने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से खोज की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, लेबनिज और न्यूटन ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में ही काम करते थे, फिजिक्स के भी क्षेत्र में और साइंस के भी क्षेत्र में। तो ऐसे दो फिजिशियन या साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन या कैलकुलस की इंडिपेंडेंट रूप से खोज की, या इसको इन्होंने अपने तरीके से इसको बनाया। जहाँ तक न्यूटन का सवाल है, न्यूटन ने इसके मैथमेटिकल अप्रोच को फिजिक्स के केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, जो आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 9th में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समझ डेवलप करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था मैथमेटिकल अप्रोच का, डिफरेंशिएशन के मैथमेटिकल अप्रोच का केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अभी हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगें, समझ में नहीं आए, बोरिंग लगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। मैं चाहूँ तो सीधे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करके और आंसर भी बता सकता हूँ, नो डाउट, और उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको निश्चित रूप से सिखा सकता हूँ और सिखाऊँगा। लेकिन पहले आप लोगों को थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी के आप क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। तो कंप्लीट ओवरऑल नॉलेज के लिए निश्चित रूप से आप लोगों के पास वह थ्योरी होनी चाहिए। और चूंकि अभी 10th से 11th डायरेक्ट आप लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो 11th में पढ़ रहे हैं या थोड़ी दिन तक पढ़ चुके हैं और उनको कमजोरी है कैलकुलस में, उनका बेस कैलकुलस का कमज़ोर है, डिफरेंशिएशन का कमज़ोर है, इंटीग्रेशन का कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने फंक्शंस पढ़ रखे हैं मैथमेटिक्स के, तो वो इसको बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे। और वैसे स्टूडेंट्स जो 12 में जा चुके हैं लेकिन फिर भी उनका कैलकुलस का पार्ट वीक है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा निश्चित रूप से। 100% गारंटी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इससे आपकी बेसिक्स 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। आपको मैंने लेबनिज और न्यूटन के बारे में बताया कि यही दोनों जो थे इंडिपेंडेंटली इन्होंने डिफरेंशिएशन की खोज की थी। अब ये समझेंगे कि ये जो खोज हुआ इसका अप्रोच या अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो पहले इसकी थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद निश्चित रूप से इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग करेंगे। और आप मेरी बात मान के चलिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा और पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, आप दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ये 110% गारंटी है मेरी आप लोगों को। आप लोग चाहे कमज़ोर विद्यार्थी हों या मजबूत हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कैसा बोर्ड में इस क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और कैसा लिख कर आया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप निश्चित रूप से उसको बना पाएंगे। बस थोड़े से फॉर्मूलाज जो मैं बताऊँगा वो आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा और 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप से। आइए समझते हैं। मानते हैं f जो है कोई गिवन फंक्शन है। देखिए मैं बिल्कुल इसको इलेबोरेट करके और इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ उतनी सी बात बता रहा हूं जो आपको काम आएंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन का है, फंक्शन का नहीं है, रिलेशन फंक्शन की टॉपिक नहीं है, ना ही लिमिट का टॉपिक है। हालांकि लिमिट का भी इसमें इस्तेमाल होगा। तो मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा, उसमें डीप जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ उस टर्म को समझ लीजिएगा कि हाँ यह टर्म है, तो आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब आएगी जब मैं आपको कहूँगा ये फंक्शन है और आप ये सोचना शुरू कर दें कि फंक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसा कैसा होता है, तब निश्चित रूप से आप वहाँ फंस सकते हैं। तो आप ये समझिएगा कि मान लेते हैं f क्या है,
कोई गिवन फंक्शन है जो हम लोग को दिया गया है। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यह फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू एफ, यह एक फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन हो सकता है आप लोग कैसे समझेंगे, आपको इस तरह के मैथमेटिकल टर्म्स में वो फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया होगा तो आप लोग समझ सकेंगे कि इसका एक्सप्रेशन ये है, यानी यह एक तरह का फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सभी के सभी फंक्शंस के ही एग्जांपल हैं। जहां पर देखिए यह एक्स है और यह एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, ये वाई है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी ये सभी के वैल्यू इस एक्स पर डिपेंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो x के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यदि हमने x की वैल्यू को 1 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन यदि हमने x की वैल्यू को 2 रख दिया है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि x के वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है, तो y फंक्शन है। y क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। तो और वो पूरा फंक्शन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट। x की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी जहां से जहां तक हो सकती है वह वैल्यू कहलाएगी डोमेन। थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, बहुत लिटिल नॉलेज बट सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर्स। 110% गारंटी आप लोग किस से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आप खुद बताएंगे, आप खुद लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। यहां लिखूं मैं, आइए। यदि आप लोग नए हैं, कोई नए जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन प्लेस करें, तो ताकि जैसे मैं इसके दूसरे वीडियोस प्लेस करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। आप लोग अभी लाइव शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टा वॉल पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपके मित्र हैं व्हाट्सएप पर कर सकते हैं निश्चित रूप से, और चैनल को ग्रो करिए। देखिए मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। कोई डाउट, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई डाउट हो तो, मैं फिर अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हालांकि अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, निश्चित रूप से आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आई गारंटी यू। चलिए, इसके बाद ये चैप्टर मैं थोड़ी दूर तक पढ़ाने के बाद जितना आज का सेशन होगा उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब होऊंगा, कुछ बात करूंगा, हम लोग बात करेंगे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स के ऊपर, किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं, और अभी के दौर में आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये हो गया। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ y की वैल्यू √x है, तो अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 36 होगी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू क्रमशः चेंज कर रही है तो क्रमशः y की वैल्यू भी चेंज कर रही है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। एक और लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यह भी एक फंक्शन है, अगर हम इसमें +2 भी लगा दें तो भी एक फंक्शन है। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स जो कि पहले से अच्छी तरीके से कंसेप्ट ले चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग यह कहेंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिए, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल, लेकिन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक फंक्शन है, याद रखिएगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक फंक्शन है। तो किसी भी तरह का इक्वेशन अगर किसी एक वेरिएबल में है वो निश्चित रूप से फंक्शन होगा, इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं रखना है। मैं एक शॉर्टकट ही आपको बताया। अब देखिए, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में एलेबोरेट होकर पढ़ेंगे। आप निश्चित रूप से यहाँ से मुझे ये जज नहीं करेंगे कि मैं आपको फंक्शन नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं निश्चित रूप से आपको फंक्शन पढ़ा पाऊंगा, लेकिन चूंकि हमने इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया है इसलिए इसके डेप्थ में नहीं जा करके हम लोग इसके बिल्कुल ऊपर बार से जितना हमको फिजिक्स में 100% काम आएगा वो करेंगे, और फिर उसके बाद मैथ्स के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो इसी के साथ साथ बनाता चलूँगा जो कि एडवांस में होंगे, जिसको कि फिजिक्स वालों को या बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू 1, 1, 2 और 2 4 हो जाएगी। क्लियर है?
यदि हम लोग x की वैल्यू को यहाँ से 2 रखें तो हमारी y की वैल्यू 4, 2, 6 और 2, 8 हो जाएगी। और यदि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 3 रखें तो हमारी y की वैल्यू 9 और 3 और 2, 5, 14 हो जाएगी। तो क्रमशः आप देख रहे हैं कि x का इक्वेशन बदलता चला जा रहा है, y की वैल्यू बदलती चली जा रही है, यानी x की वैल्यू के बदलने से y का वैल्यू बदल रहा है, यानी y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर और y की डिपेंडेंसी x की वैल्यू पर, यह फंक्शन होता है। तो अगर आप ये समझिए कि x की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक हो सकती है, तो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो हमें तो कुछ नहीं पता x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर के लिए होगी, यानी x की वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर होगा तो y की वैल्यू भी फॉर ऑल रियल नंबर होगा। y की वैल्यू किसी भी रियल नंबर में हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है √x। तो आप लोग एक बात जानते हैं कि रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव डिफाइन नहीं होता है, रूट के अंदर का निगेटिव डिफाइन नहीं होता है। एज अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी डिफाइंड होता है। तो निश्चित याद रखेंगे कि अगर इसकी रियल वैल्यू हम लोग देखें फॉर रियल नंबर, अगर रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यूज को हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू √x की वैल्यू जो रूट से निकलेगा अंदर से वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो जो नॉन निगेटिव नंबर्स हैं या कहिए जो पॉजिटिव संख्याएं हैं इंक्लूडिंग 0, यह जो है इसका y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे जो रियल नंबर्स हैं। और इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, तो x की जो वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होगी वह कहलाएगा डोमेन, और y की वैल्यू जहाँ जहाँ तक लाई करेगी वह कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इसके बारे में बिल्कुल इलेबोरेट आपको पढ़ना है रिलेशन फंक्शन में, पर आप अभी इतना समझ जाएंगे अगर, तो मेरा काम इसमें बन जाएगा जहाँ मैं आपको जो जो समझाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई तरह का डाउट हो रहा है। x की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक हो सकती है, हम जहाँ से जहाँ तक x की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमारा जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, और y की वैल्यू हमें जहाँ जहाँ तक मिलेगी वो होगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। जैसे f(x) = sin x, अब sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में पढ़ा जाएगा। sin x का फंक्शन यहाँ से यहाँ, ये -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, और ये तो -∞ से +∞ तक होता है। तो ये हम लोग जानते हैं पहले से कि यह तो x एक्सिस होता है और ये एक्सिस होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस में अगर चले हम लोग अलोंग x एक्सिस, तो यह कर्व जो है यह -∞ से लेकर के +∞ तक होता है। तो y = sin x या f(x) = sin x में x की जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर के यानी +∞ तक हो सकती है, यानी कि sin x में x की वैल्यू जो है वो -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये x एक्सिस पर देख रहे हैं, यही जो पॉइंट्स यहाँ कट हो रहे हैं यही तो x एक्सिस है, यही x एक्सिस है। ये x एक्सिस पे इतनी जगह हो सकते हैं -∞ से लेके +∞ तक, क्योंकि 0 से लेकर के 2π के बीच में यह क्या होता है, यह पीरियोडिकली रीअकर होता है। ये कर्व 0 से 2π तक का जो कर्व है वो फिर शिफ्ट हो जाता है आगे, फिर यहाँ से फिर 4π पे शिफ्ट हो जाता है, 8π पे 10π पे शिफ्ट। तो ये 0 से 2π के इंटरवल पर शिफ्ट होता रहता है, टाइम इंटरवल पर। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन, जो एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो रिपीट हो इज नॉन एज पीरियोडिक फंक्शन। तो ये sin x पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है, यानी पूरे sin x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक ही मिलेगी, कभी ना तो -1 से कम आएगा ना ही +1 से अधिक आएगा। याद रखिएगा, तो यह होगी f(x) की वैल्यू, और ये f(x) की वैल्यू -1 से 1 तक, यानी इसका डोमेन -∞ से +∞ और इसका रेंज -1 से 1 तक। तो ये फंक्शन के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। आइए अब समझते हैं हम लोग कि फंक्शन अगर f कोई दिया हुआ है, गिवन फंक्शन हमको मिला हुआ है, और a जो है कोई भी पॉइंट है उसके डोमेन में। अब मैंने डोमेन आप लोगों को समझा दिया, यही -∞ से +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू डोमेन कहलाएगी जो x एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जैसे आप लोग sin 30 की वैल्यू निकालते हैं, sin 30 डिग्री की, sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, sin 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 30 से 60 के बीच में 45 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है कि 30 और 45 के बीच में 15 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, sin 7 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, sin 1 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है। ऐसा है क्या? नहीं है।
बिल्कुल होता है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है, 7 डिग्री की वैल्यू होती है, 15 डिग्री की वैल्यू होती है, आपको पता नहीं है। और आप 11th में ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि साइन के हर एक एंगल का हर एक डिग्री की वैल्यू होती है। आप लोगों के पास में यदि वो कैलकुलेटर है, या मोबाइल में भी आजकल कैलकुलेटर है उस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उसमें साइन एक्स की वैल्यू अब भी डालकर देखिए। आपको देखिए मैंने एक नई चीज बताई, क्लास 10 से जो 11th में स्टूडेंट्स गए हैं, आपको ये बात अभी पता चल गई कि साइन की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू उसमें डाली जाएगी, उस वैल्यू पर ये पूरे sin x की वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगी -∞ से लेकर +∞ के बीच में, क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -∞ से लेकर +∞ तक है। तो साइन के -∞ से लेकर +∞ के बीच के किसी भी एंगल की वैल्यू हमें निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन वह जो पूरी वैल्यू होगी वो लाई करेगी कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। आप करके देख लीजिए, आपको साइन के किसी भी वैल्यू, कोई भी 30, 40, 90, 180, 360, एक फुल सर्किल तो 360 का ही होता है ना। तो आप 360 लेकर के इस 360 के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन लेते चलिए, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, और लेकर के आप देख लीजिए कभी भी साइन की वैल्यू 1 से अधिक नहीं आएगी। पूरे साइन एक्स की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका रेंज जो है वो -1 to 1 होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का सेटअप लॉकडाउन वाला ही है। हालांकि लॉकडाउन खुल गया है, बट फिर भी अभी हम लोग उसी सेटअप पर वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेटअप हम लोगों का कमज़ोर है। तो काइंडली बेयर कीजिए आप लोग साथ में हमारे, क्योंकि आप लोगों के पढ़ाई के उद्देश्य से ये चैनल मैंने लॉकडाउन में ही बनाया था, और उसी को मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ जब तक लॉकडाउन या ये डिजिटल वाला प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो जाता है, सारे स्कूल्स खुल नहीं जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स के वीडियो निश्चित रूप से डालता रहूँ। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई का तरीका समझ में आता है तो आप लोग इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे, और अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप फ्री हैं दूसरे चैनल्स को भी देखने के लिए। लेकिन यदि समझ में आता है, आप लोगों को यदि लगता है कि मेरा एफर्ट जो है आप लोगों के लिए वो सही है, और आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग देखिए और इसको शेयर भी करें अपने फेसबुक वॉल पे। अभी क्या भी शेयर करें अपने फेसबुक वॉल पे, इंस्टा वॉल पर, व्हाट्सएप पर, अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो आप लोगों के क्लासमेट्स हैं उनके बीच में। चलिए, f कोई फंक्शन है और a हम लोग मान लेते हैं उसके डोमेन में कोई एक पॉइंट है। तो मैंने कहा ना -∞ से ∞ के बीच में sin x की हम कोई भी वैल्यू x ले सकते हैं। अगर मान लीजिए x हम 30 ले लिए तो भी तो sin x की वैल्यू आएगी। अगर हम 45 ले लिए तो भी sin 45 की वैल्यू हमें मिलेगी, और अगर 90 ले लिए तो भी sin 90 की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है पहले ही। तो उसी तरह से f कोई फंक्शन है, इसका जो डोमेन है उस डोमेन से कोई एक वैल्यू हम समझते हैं a कोई वैल्यू है, वो वैल्यू हमने उठा लिया कि उसका डोमेन जो है a वैल्यू है, कोई एक पॉइंट है a जो उसके डोमेन में लाई करता है। हम क्या समझते हैं कि h क्या है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा है, कितना छोटा है? इतना छोटा है कि वह 0 के बिल्कुल बगल में है। आइदर लेफ्ट साइड में हो सकता है या राइट साइड में भी हो सकता है। 0 समझते हैं ना, ZERO, जिसकी खोज हम इंडियंस ने की है। वी आर वेरी प्राउड से दैट कि अगर 0 नहीं होता तो आज मैथमेटिक्स में समझिए कि मैथमेटिक्स होता नहीं बिना 0 के। संभव नहीं था मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर पाना 0 के बिना, या मैथमेटिक्स को इतने आगे दूर तक लेके जाना 0 के बिना। तो हम इंडियंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हर तरह के सब्जेक्ट्स में। तो इसमें एक ये चीज़ जो है वो प्राउडली हम लोग कहते हैं कि 0 जो है हमारे देश में इन्वेंट किया गया है। आइए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री इन एनी मीन्स। तो 0 जो है नंबर लाइन पर अगर देखें तो 0 और 1 इधर हो जाएगा प्लस में, और इधर -1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। 0 से लेके 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। डेसिमल्स में चलें तो 0.1, 0.2, 0.3 करके 0.10, 100, बहुत सारी संख्याएं हैं। उसके बाद अगर इन दोनों के बीच की बात की जाए, 0 और 0.1 के बीच में कई संख्याएं हैं, जैसे 0.001, 0001, 0.00001। सब संख्याएं बहुत माइन्यूट है, बहुत ज़्यादा छोटी संख्याएं।
ठीक है। ऐसी ही कोई एक संख्या जो बहुत ज़्यादा छोटी है, जो जीरो के बिल्कुल करीब में है, जिसको कि हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जान नहीं सकते ना कितना छोटा संख्या बन सकता है, तो इन्फिनाइटली स्मॉल हो सकता है। 0.0000000 लिखते जाइए, मन जितना करे उतना, 2, 4, 10, 20, 50, 100 उतना जीरो लगा दीजिए, तो भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि यह संख्या जो है, और लास्ट में 1 लगा दीजिए, कहिए कि यह संख्या जो है जीरो के बिल्कुल करीब ही है, तब भी नहीं कह सकते हैं आप। मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल ये जीरो के एकदम सटा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो चूंकि हम लोग इसलिए यह बता नहीं पा सकते हैं, यह हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जीरो से बिल्कुल नज़दीक में कौन सी वो संख्या है जो एकदम बिल्कुल करीब है, प्लस में भी या माइनस में भी। इसलिए हम लोग एक चीज़ का यहाँ प्रयोग करेंगे, एक स्ट्रक्चर का या एक कहिए कि नोशन का, सिंबल का प्रयोग करेंगे। वो होगा x टेंड्स टू 0, ये होगा टेंड्स टू, या h टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 दोनों में से कोई का प्रयोग कर सकते हैं। x टेंड्स टू 0 का मतलब भी यही होता है कि x 0 के बिल्कुल करीब है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव में, और h टेंड्स टू 0 का मतलब यही होता है कि h 0 के बिल्कुल करीब है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो सकता है, चाहे वो निगेटिव साइड में हो सकता है, लेकिन उसके बिल्कुल करीब में है। टेंड्स टू का मतलब होता है वो 0 ही होने वाला है, बट 0 नहीं है। समझिएगा इस बात को, टेंड्स टू का मतलब है कि वो 0 ही होने वाला है, लेकिन 0 है नहीं। ये मत कह दीजिए कहीं पर समझ करके ये 0 है। इज इक्वल्स टू, अगर x इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 0 ही है, और अगर x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब x 0 के इक्वल में है, 0 के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में है। अब थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में को शो करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो x टेंड्स टू 0 प्लस यानी x 0 से थोड़ा बड़ा है, और x टेंड्स टू 0 माइनस इसका मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा है। यह सिंबल, यह नोटेशन हुआ, यह नोशन हुआ x टेंड्स टू 0 का, यानी x 0 से थोड़ा बड़ा है और x 0 से थोड़ा छोटा है। तो इसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत h का मान क्या है, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है। इसलिए हम लोग अगर किसी एक क्वांटिटी की बात करें, जो क्वांटिटी क्या है, फंक्शन जो हमारा है, जो भी फंक्शन हमारा है, उसमें उस डोमेन के पॉइंट से थोड़ा सा वैल्यू हम बढ़ा दें। कितना वैल्यू बढ़ाएं, वही h वैल्यू, h जो क्या है 0 के बिल्कुल करीब है, बहुत छोटा है, उस वैल्यू को बढ़ा दें, और उसमें से क्या करें, उस फंक्शन में a की वैल्यू को घटा दें, जो डोमेन का पॉइंट हमने लिया हुआ है। थोड़ा चलिए, और मुझे लग रहा है यहाँ समझने में थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी आ रही है। कमेंट करते चलें आप लोग, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करते चलें। अगर कहीं परेशानी भी आ रही है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो में इसको दूर करूंगा, या ऐसा कुछ आप लोगों को अगर पॉइंट्स बच जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं वहाँ आप लोगों को निश्चित रूप से बताऊँगा। हाँ, कोई भी बेकार तरह के पॉइंट्स कमेंट्स नहीं करें, नहीं तो वो निश्चित रूप से आप ब्लॉक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे या होल्ड हो जाएंगे आप लोग, तो वैसा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई एजुकेशन के लिए जुड़ा हुआ है। आप भी एजुकेशन लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ। तो देखिए, ये सब पहले की चीज़ें थी, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब समझिएगा बात को, मैंने कहा फंक्शन है, हम एक सपोज कर लेते हैं, ये नहीं पता है ये क्या है, h क्या, कुछ नहीं, चलिए कुछ नहीं, हम सपोज करते हैं इसी बात को, f क्या है, x स्क्वायर है, f क्या है, x स्क्वायर है। अब x की जो वैल्यू है वही कहलाएगी डोमेन, जहाँ से जहाँ तक है। तो चूंकि ये x, तो इसकी कोई कंडीशन यहाँ पर है नहीं, x तो फॉर ऑल रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो क्या होगी, डोमेन कहलाएगी। ये क्या होगी, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे इंक्लूडिंग। ये सेट थ्योरी मैंने ये नोशन बताया हुआ है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। आप लोग निश्चित रूप से क्लास 11 इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 11 के सेट थ्योरी को पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कितने तरह के इंटरवल होते हैं और इसका क्या नोशन, क्या मतलब होता है। अब समझिएगा
कि यह फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, जिसमें कि एक्स की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हो सकती है। हम अगर यहाँ से कोई संख्या 5 पिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, 5 पिक कर लिए। हम कह रहे हैं 5 से 5 में हमने एक संख्या जोड़ी है जो कि बहुत ही कम, बहुत ही छोटी है, जो क्या है, बहुत ही छोटी है, और उस संख्या का नाम हमने दिया है h। कोई डाउट नहीं है, बहुत छोटी संख्या है, उस संख्या का नाम हमने दिया है h। तो हमारा जो फंक्शन अब बन जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या कहा है कि x क्या है, x इस पूरे डोमेन का एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट है, और वो पॉइंट हमने फिक्स कर दिया कि वो पॉइंट क्या है, वह 5 एक पॉइंट है जो इसका डोमेन के अंदर लाई करता है, और वह 5 से यह संख्या थोड़ी सी बड़ी है, बहुत थोड़ी सी बड़ी है। तो हमने कहा कि यह जो x है इसकी वैल्यू 5 प्लस एच के लगभग में है, थोड़ा सा अधिक थोड़ा कम, तो 5 प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फंक्शन हमारा ये हो गया। एक समझाने के लिए मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या कहा, इसमें से हम घटाएंगे उसी फंक्शन की वैल्यू को ए पॉइंट पर क्या होगा। तो अब समझिए कि इसको मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं आपको। मान लिया मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और एच की वैल्यू मान लेते, सपोज करते हैं कि 0.01 है, सपोज कर लिया, ठीक है नहीं एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, 0.01 नहीं होगा, इवन 0.01 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं सपोज करता हूँ कि 0.01 है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इस फंक्शन में, फंक्शन क्या हमारा है, फंक्शन fx है, क्या है, एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में इस पॉइंट पर, यानी कि हमको करना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, यह चीज़ हमको बनानी है। और यही चीज़ जो बनेगी, यही एवरेज रेट होगा चेंज ऑफ फंक्शन का। इस फंक्शन में जो एवरेज रेट होगा चेंज का, यानी किस तरह से ये फंक्शन, अच्छा देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका हम लोग बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो कैसा ग्राफ बनेगा बोलिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की किसी एक वैल्यू के लिए y दोगुना हो रहा है, x की किसी एक वैल्यू के लिए y दोगुना हो रहा है, तो यह बनेगा इस तरह का। बोलिए कोई दिक्कत, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा क्या। तो देखिए यहाँ समझिएगा, ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ दी यहाँ पर हमने बनाया है। ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ पा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, टेबल दे करके x और y में दे करके बना सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y, क्लियर है यहाँ से। और x की जो वैल्यू होगी जहाँ से जहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन ही है। तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जैसे चेंज करेगी वैसे वाई की वैल्यू, यानी एफ एक्स की वैल्यू बदलेगी। देख लीजिए, एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू 1 थी, एक्स की वैल्यू 2 हुई वाई की वैल्यू 4 हो गई, एक्स की वैल्यू 3 हुई तो वाई की वैल्यू 9 हो गई। सिमिलरली एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एक्स की वैल्यू पूरे एक्स एक्सिस पर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो डोमेन हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, रेंज की अगर बात की जाए तो कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं, यानी कम से कम 0 मिनिमम और अधिक से अधिक इन्फाइनाइट हो सकता है। तो इसका वैल्यू पूरे एक्स स्क्वायर का मिनिमम तो 0 होगा और मैक्सिमम इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो इसके ऊपर बनता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के लिए। अब समझिएगा कि हमने यहाँ पर कहा है कि हम एक फंक्शन ले रहे हैं एफ ए प्लस एच, थोड़ा सा अधिक। अब थोड़ा सा अधिक की अगर बात करें तो ये 0 हो गया, इससे थोड़ा अधिक इधर भी इधर होगा, और एफ ए और बटा में एच। तो इसको सॉल्व कैसे करें ये समझा रहे हैं, चलिए आप लोगों को आज। यह डिफरेंशिएशन का जो मेथड है, ये डिफरेंशिएशन का मेथड एक्चुअली में टेंजेंट निकालने के लिए है कि किसी भी कर्व पर टेंजेंट कैसे निकलेगा। तो सर्किल में टेंजेंट तो आप लोग आसानी से समझते हैं। अच्छा, मैंने ये फिगर बनाया था, जैसे मानिए इसमें मैं आपको कहूँगा किसी एक पॉइंट पर, ये वाला
इसे मैं कहूँ किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है आपको, तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सर्किल का टेंजेंट आपने पढ़ा है, इस पॉइंट का टेंजेंट कैसे निकालेंगे? या अगर कोई और फिगर मान लीजिए, किसी तरह का इस तरह का फिगर है मान लीजिए, इस पर कह रहे हैं इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है, वो टेंजेंट कैसे निकालेंगे? उसी चीज़ को जानने के लिए कि एक गिवन सर्टन पॉइंट पे हम टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये एक तरीका है डिफरेंशिएशन का। टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, एक्चुअली कहा जाए तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, और टेंजेंट का स्लोप होता है tan थीटा। इसके बारे में हम लोग आगे निश्चित रूप से भी बात करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रह सकता है। आइए समझते हैं। हमने लिया एक 5, यहाँ से हम लोग देख रहे थे एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए बाई एच, इसको हमको इसमें पुट करना था वैल्यू को। तो ए प्लस एच है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स की जगह पर ए प्लस एच अगर पुट कर दें तो ये हमारा एफ ए प्लस एच निकल आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। हमने यहाँ पर एच क्या माना हुआ है, यानी डोमेन हमने क्या माना हुआ है, 5 माना हुआ है, यानी ए हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या माना हुआ है, 5 माना हुआ है। यहाँ पर हमने अभी हमने आपको बताया था ना कि -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकती है वैल्यू डोमेन की। यहाँ भी मैंने दिखाया कि इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो मैंने माना बीच में कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट 5 ले लिए। ये क्या कहता है कि f कोई गिवन फंक्शन है, तो चलिए f मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ए कोई पॉइंट है उसके डोमेन में, तो इसका डोमेन क्या है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच का। तो उसका कोई भी एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, सपोज कि हमने 5 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं से पिक कर लिया कि 5 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो किसके डोमेन में लाई करता है। तो अगर h कोई बहुत छोटा पॉजिटिव या निगेटिव संख्या है, तो यह जो वैल्यू होगा यही एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा फंक्शन का इस इंटरवल में। कौन से इंटरवल में, इसके डोमेन वाले इंटरवल में, a और a प्लस एच के अंदर। तो यह जो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम निकालना अगर चाहें, अच्छा इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज से, कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज इसका होगा इस इंटरवल में, अगर हम उसको लिमिट कर दें, लिमिट मतलब बांधना, कहाँ की लिमिट करने की, वह जो h की वैल्यू है जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये क्या है, 0 के बिल्कुल करीब है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और टेंड्स टू 0, और सेम ही कंडीशन है। तो यह जो लिमिट निकलेगा इसका वैल्यू, यही कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। और इस सब पढ़ने का मतलब यही है कि हमको यही डिफरेंशिएशन में यही डेरिवेटिव निकालना है, इस पूरे लिमिट को निकालना है, इसके लिमिट को निकालना है एट पॉइंट गिवन पॉइंट ए। तो क्वेश्चन में आपको कोई गिवन पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पर आपको इसका लिमिट निकालना होगा, और यही जो लिमिट आप निकालेंगे इसी को हम लोग न्यूटन कॉशेंट के नाम से जानते हैं। और यही न्यूटन कॉशेंट, ये वाला न्यूटन कॉशेंट, और ये जो न्यूटन कॉशेंट है, इसका जो लिमिट हम निकाल दिए एट h टेंड्स टू 0, यही हमारा कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। वही ए जो हमारा क्या था, बहुत छोटा पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था किसी उसके डोमेन में, एक छोटा सा आर्बिट्रेरी पॉइंट था, कहाँ, इसके डोमेन में। और डोमेन हमारा क्या है, -∞ से इन्फिनिटी तक जो हम लोगों ने लिया है वैल्यू को। समझिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर समझते हैं कि f हमने फंक्शन मान लिया क्या है, a प्लस एच है, तो ये क्या हो गया, x की जगह पर a प्लस एच पुट किए, तो ये क्या हो गया, a प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चलिए क्या, f a है, तो f की जगह पर a अगर हम पुट करेंगे, सेम फंक्शन तो मेरा यही है, तो x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और h तो h कोई फंक्शन में तो है नहीं। अब आइए इसको इसमें पुट कर दिया जाए, तो जब इसको उठा के इसमें पुट कीजिएगा तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ए क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में एच की वैल्यू एच ही रह जाएगी, कोई डाउट नहीं है। आइए यहाँ हम क्या करेंगे, हमको इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब इसमें हम लिमिट लगा देंगे कि h जो हमारा वैल्यू है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका जो वैल्यू आएगा हमको, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा या डिफरेंशिएट डेरिवेटिव होगा। यही डेरिवेटिव जो निकालेंगे हम इसका एट a, तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी ट्वाइस ए एच, और माइनस में तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होगा, कोई डाउट। अब देखिए लिमिट तो हमारा वही रहेगा h टेंड्स टू 0, यहाँ से a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस एच ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। अगर इससे h कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा h प्लस 2a अपॉन में h,
यहाँ से h और h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और h प्लस ट्वाइस a, यही बचेगा। और लिमिट जब हमारा h 0 हो रहा है तो h को जब हम लोग 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ट्वाइस a निकल के आ जाएगी। तो a की जो वैल्यू होगी, जो भी a की वैल्यू होगी वह a की वैल्यू ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गुना, उसका 2 गुना इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने a लिया था जब फंक्शन में, यहाँ पर देखिए a गिवन फंक्शन लिया था और a यानी पॉइंट लिया हुआ था डोमेन में, तो हमें इसका वैल्यू मिला 2a। अगर x स्क्वायर लेते, यहाँ x होता तो यहाँ पर क्या आया था 2x। और याद रखिएगा हमेशा कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हमेशा 2x होता ही है। f डैश x इसको लिखते हैं, ये कितना होता है, ट्वाइस x होता है। बात समझ गए, डेरिवेटिव निकालने का आसान सा तरीका है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लिमिट के अकॉर्डिंग किस तरह से लिमिट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जब आप पढ़ लेंगे तब आपको सब सिंबल समझाएंगे और थ्योरम बताएंगे डिफरेंशिएशन में। इस थ्योरम जब मैं बताऊंगा आपको, निश्चित रूप से आपको उसमें लिमिट भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बिना लिमिट के वो चीज़ बन जाएगा। आइए देखते हैं इसको। ये समझिए इस चीज़ को। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। कैसा मूव कर रहा है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल। हमको बताना है कि कुछ सेकेंड्स के बाद, कितना सेकेंड्स के बाद, t सेकेंड्स के बाद वह पार्टिकल की दूरी जितनी भी होगी, जितने भी दूर पहुँचेगा, यदि उसका हमको फंक्शन दिया हुआ है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के बाद, या उस टाइम पर एट पर्टिकुलर टाइम उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा। देखिए यह जो मैथ्स में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, यह फिजिक्स से कोरिलेटेड है। फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और मैं चूँकि बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि बायोलॉजी में भी और मैथ में दोनों में काम करेगा। और बिल्कुल इतना सा आपको बता रहा हूँ मैं कि वो बेसिक्स बिल्कुल होगा, जो आपको निश्चित रूप से जानना होगा, तभी आप काइनेमेटिक्स में पार्टिकल्स वाला चैप्टर्स का क्वेश्चन से बना पाएंगे। तो इसको समझिएगा मेरी तरफ जो मैं समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि डिस्टेंस किसी पार्टिकल के द्वारा जो मूव किया जा रहा है t सेकेंड्स में कितना है, t³ मीटर है। इतनी दूर तक वो क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पार्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पर क्या होगा। क्वेश्चन सुन के घबरा गए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, बहुत बड़ा चीज़ कर दिया गया। लेकिन जब इसको अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाया जाएगा तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा ये चीज़ कुछ था ही नहीं। आइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। सपोज कर रहे हैं कि एक व्हील जो है किसी व्हीकल का मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अभी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर बाद इसका स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। कुछ देर बाद इसकी स्पीड में चेंजिंग फिर आ गया और ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर हम पूछें, ये समझिए कि t1 टाइम पर था, यानी कि जैसे गाड़ी खुली उसके 5 मिनट के बाद ये स्पीड था, उसके 10 मिनट के बाद ये स्पीड था और उसके 15 मिनट के बाद यह स्पीड था। तो अगर हम पूछ लें कि बताइए कि इसका एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन से इसका स्पीड निकाल देंगे, कितना दूरी इसने चला और कितना इसने टाइम लिया, जिससे आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। लेकिन यदि हम आपसे ये कहें कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पॉइंट पर उसका स्पीड क्या था, तो आप कैसे बताएंगे। आपको 5 मिनट में, 10 मिनट पे, 15 मिनट में तो मैंने बता दिया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इतना स्पीड था। लेकिन अगर हम कहें कि इनके बीच में मान लेते 7 मिनट के बाद, इन दोनों के बीच मान लेते 7 मिनट के बाद अगर हम पूछ दें बताइए 7 मिनट के बाद स्पीड इसकी क्या थी, तो आप क्या बताएंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछ लूँ कि 12 मिनट पर एट 20 मिनट इसकी स्पीड क्या थी, तो आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। तो इस कैसे फिर ये निकलेगा, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका जो डेरिवेटिव होगा वही हमको फॉर्मूला दे देगा। उसमें जैसे जैसे पुट करते जाएंगे सेकेंड्स को, वैसे क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल आएगा। आया, शौक लगा। 10th से 11th में जस्ट गए हैं, अभी नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना। आइए दिखाता हूँ कैसे होगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक बटन प्रेस कर दें।
और वीडियो को शुरू से अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा। वीडियो लंबा है पर 100% अगर आप पूरा देखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से ही समझ में आ जाएगा। चलिए, ये टी क्यूब क्या है, इसका फंक्शन दिया हुआ है हमको, एफ टी के टर्म्स में दिया हुआ है कितना, टी क्यूब मीटर, क्योंकि डिस्टेंस पर ही तो स्पीड निर्भर करेगा। जितनी दूरी जितने समय में चला जाएगा वही उसका क्या होगा, स्पीड होगा। तो टाइम का फंक्शन है ये, क्लियर है, टाइम का फंक्शन है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ है टी क्यूब मीटर इसका डिस्टेंस। तो मेरा फंक्शन हो गया टी क्यूब। अब इसके पहले जो हमने पढ़ा था न्यूटन क्वेश्चन, वो क्या था याद है, लिमिट h टेंस टू 0 लगा देते थे उसमें, वो था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही था। और यहाँ पर हमको फंक्शन जो है ए के टर्म्स में देखे, टी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर टी प्लस एच लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट मेरा h टेंस टू 0 एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी अपॉन में h, यही होगा। अब समझिए एफ टी की वैल्यू टी क्यूब है, तो एफ टी प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी टी प्लस एच का क्यूब, यही ना होगा। टी की जगह पर हमने क्या किया, एफ प्लस एच टी प्लस एच पुट किया, क्योंकि हमको फंक्शन यहाँ पर टी प्लस एच चाहिए था। एफ टी की वैल्यू तो टी क्यूब दिया हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ टी प्लस एच कितना है, टी प्लस एच का होल क्यूब, टी प्लस एच का होल क्यूब कीजिए, माइनस एफ टी अपॉन एफ टी की वैल्यू भी रख दीजिए टी क्यूब अपॉन एच की वैल्यू नहीं पता है। देखिए h 0 के बिल्कुल बराबर है। आप कहिएगा यहाँ मैं 0 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो समथिंग बाय 0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर अभी पुट नहीं करेंगे जब तक डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं हो जाता है। देखिए, अगर अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, तो आप लोग समझते चलिए, निश्चित रूप से जब आप अप्लाई करेंगे कहीं पर तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0 टी प्लस एच का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस टी क्यूब अपॉन एच। क्लियर हो गया? और कर लीजिए इसको, या इक्वल्स टू भी कर लीजिए, जो इच्छा हो आपका। तो यह जो वैल्यू आ रही है, लिमिट की वैल्यू निकल रही है हमारी, तो यह यहाँ पर हमको क्या देगा, फंक्शन का डेरिवेटिव देगा, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम लोग एफ डैश लिखते हैं, ठीक है। अगर एफ टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा एफ डैश टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिल रही है, ये वैल्यू जो मिल रही है, ये हमें मिल रही है एफ डैश टी की, जो क्या है, डेरिवेटिव है। देखिए, पहले आप लोगों को आदत है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की, इस वजह से आप लोगों को कंसेप्ट ज़्यादा समझने में रुचि नहीं रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन 11th और 12th जो है वो प्योरली कंसेप्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल आप चाहे बन जाए आपसे, ये संभव नहीं है। यहाँ 11th में आपको समझना ही पड़ेगा कंसेप्ट को। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा प्रेशर अपने दिमाग पर निश्चित रूप से दीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये टी क्यूब, ये माइनस टी क्यूब क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा एच क्यूब प्लस 3th इंटू टी, तो 3t स्क्वायर एच प्लस 3th इंटू एच 3t स्क्वायर अपॉन में h। अब देखिए, ये एफ डैश एच कितना हो जाएगा, सॉरी एफ डैश टी है ना हमारा, फंक्शन जो रहेगा उसी को अंदर लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एच क्यूब, इसमें भी h है, इसमें h स्क्वायर है, इसमें h है, इसमें h क्यूब है, तो h कॉमन ले लेते हैं। h कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, h स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3t स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 3th, बहुत हल्का है, अपॉन में h। अब यहाँ से h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3t स्क्वायर, इसमें 0 है नहीं, h है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी h 0 हो जाएगा। तो एफ डैश टी हमारा क्या आ गया, 3t स्क्वायर। यानी डिफ्रेंशिएशन जो हमारा आया, यही डिफ्रेंशिएशन हुआ इस फंक्शन का। कौन सा फंक्शन का, एफ टी इक्वल टू टी क्यूब का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ 3t स्क्वायर। समझ में आई बात? अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बताऊंगा आपको कि एट 7 सेकेंड, एट 10 सेकेंड, एट 19 सेकेंड कैसे निकालेंगे। सिर्फ पुट कीजिए टी की वैल्यू को, कितने सेकंड बाद चाहिए, 3 सेकंड के बाद। तो एफ डैश 3 निकालिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 9 27। यही हुआ आंसर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारा वैल्यू क्या दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या देगा, स्पीड देगा, याद रखिएगा। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है, बोलिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है ना। यह फंक्शन हमारा क्या था, टी क्यूब मीटर। ये मीटर क्या होता है, लेंथ होता है ना। लेंथ किसमें, किसके लिए लेंथ का इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस के लिए ना। ये हमारा डिस्टेंस था। इस फंक्शन, ये फंक्शन किस चीज़ का था, डिस्टेंस का था। और हमने इसको देखिए टी, टाइम के रिस्पेक्ट में लिया है ना इसका डिफरेंशिएशन। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को लिए तो क्या देगा हमको, स्पीड देगा। कैसा स्पीड देगा, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अब आई बात समझ में कि इसकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस स्पीड ही क्यों आई। किसी कोई डाउट इसमें भी कि सर आपने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो आई, आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्यों होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही, टाइम क्यों नहीं होगा, डिस्टेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और डिस्टेंस का टाइम का रिस्पेक्ट क्या देगा हमको, स्पीड देगा। नॉर्मल कंडीशन में डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड कौन सा स्पीड देता है हमको, एवरेज स्पीड देता है, एस एवरेज, एवरेज स्पीड देता है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। तो ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर आपसे कहा जाएगा कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको और ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको कहेगा कि बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इतना सेकेंड पर क्या रेट से जो है वो स्पीड क्या था, तो आप बता देंगे कि इतना स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये किसका पार्ट हुआ, ये फिजिक्स का पार्ट हुआ। पढ़ा कहाँ आपने, मैथ्स में पढ़ा। क्या मैथ्स का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है, ये मैथ्स का भी पार्ट है, ये फिजिक्स का भी पार्ट है। इसी तरह से आप लोग जो है आगे कई सारी चीज़ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। बच्चों, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्लास 11th का कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है और सारे सब्जेक्ट आसान हैं। क्यों, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। कभी एक बात मेरी याद रखिए, कभी किसी चीज़ से बचने की कोशिश मत कीजिएगा। जब आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके पीछे कभी हमेशा दौड़ता रहेगा, कभी आपको उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए मेरी यह एडवाइस है कि यदि आप लोग मैथ इस वजह से ले रहे हैं कि आपको बायोलॉजी में समझ में नहीं आता या पढ़ना नहीं चाहते हैं, बायोलॉजी से भाग रहे हैं और मैथ ले रहे हैं, तो मत लीजिए। या आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं और बायोलॉजी ले रहे हैं, या बायोलॉजी में इंटरेस्टेड मैथ ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो मैथ मत लीजिए। या मैथ में अगर आप मैथ को छोड़कर बायोलॉजी तरफ भाग रहे हैं तो मत लीजिए। भागिए मत, क्योंकि भागना किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है, उसको फेस कीजिए। यदि आप लोग मैथ्स को समझ में नहीं आता है तो उसको बेसिक्स पढ़ करके बेसिक्स से क्रिएट कीजिए, बिल्कुल जीरो से। अभी तो बहुत अच्छा समय है, रिजल्ट आने में काफ़ी समय, जुलाई लास्ट तक उम्मीद है रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए, कैंसिल हो गए, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम बना कि जुलाई के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक में रिजल्ट आ जाएगा, 110% आ जाएगा। और यदि 10-12 के एग्ज़ाम हुए, जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं, तो अगस्त तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आने की संभावना है। वैसे तो मान के चलिए कि जुलाई लास्ट वीक से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा रिजल्ट, अगर एग्ज़ाम हुए तो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे करके लौट के आए, 4-5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाए, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी चेक हो चुकी होंगी और जितनी थोड़ी बहुत कॉपी बची हुई हैं वो रेगुलर बेसिस पे चेक होती चली जाएंगी, पर डे बेसिस पे, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो यह बात का ध्यान रखिए आप लोग कि किसी सब्जेक्ट से भाग करके आप अपने करियर ऑप्शन दूसरा सब्जेक्ट मत चुनिएगा। आप अपना गोल पहले फिक्स कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है कि आप लोगों के पास गोल ही नहीं है कि आगे करना क्या है। पढ़ लेंगे मैथ, पढ़ लेंगे बायोलॉजी, पढ़ लेंगे कॉमर्स, ऐसे नहीं होता है पढ़ लेंगे क्या पढ़ लेंगे, नहीं। गोल सेट कीजिए कि पढ़ के करेंगे क्या, बनेंगे क्या, बनना क्या है। यह चीज़ पहले सेट कीजिए अपने गोल को, क्या करना है हमको लाइफ में, आगे बनना कहाँ है, जाना कहाँ है, तब सब्जेक्ट को चुनिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट को चुन लिए हैं तो हम बायो ये लिए हैं तो मेडिकल करेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। बहुत लोग हैं इंजीनियरिंग करके फिर आईएएस करते हैं, बहुत लोग हैं बायोलॉजी करके फिर आईएएस करते हैं, बहुत लोग हैं आर्ट्स करके आईएएस करते हैं। आप लोग माइंड कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। स्ट्रीम सारे हैं, किसी भी स्ट्रीम से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन एम कहाँ है, एम को पहले सेलेक्ट कीजिए। अगर एम सेलेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत हो जाएगा। और ये जीवन है, यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता है। एक बार यदि सिलेक्शन गलत हो गया 10th के बाद, फिर जीवन भर आप चाह लीजिएगा उसको, गलत को सही नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकिएगा गलत को सही, और पछताने से फिर कुछ नहीं मिलेगा। मेरी एडवाइस को अगर आप लोग मानेंगे तो यही मानिए, निश्चित रूप से इसको ज़रूर मानिए कि सब्जेक्ट को चुनने के बजाय
अपने गोल को चुनिए और फिर आपका खुद ब खुद वो सब्जेक्ट बेस बन जाएगा, जिससे होकर आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। यदि आप ये आप पर निर्भर करता है आप क्या बनना चाहते हैं, और जब आप कुछ बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं ये गोल आपका क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से आपका यह भी गोल क्लियर है, यह भी टारगेट क्लियर होगा कि किस तरीके से वहाँ पहुँचना है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग पहले अपने गोल को सेट कीजिए कि हमें यह बनना है, हमें यह करना है। जब आपका गोल सेट हो जाएगा तब आप लोग उस चीज़ के लिए जो आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तब आप चूज कीजिए कि उसके लिए मुझे किस सब्जेक्ट की आवश्यकता है। आप लोग सुन रहे हैं कि 11th का सिलेबस घटा दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है इसका प्रभाव कुछ तो पड़ेगा आप लोगों के करियर में या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। आप एक बात बताइए, यदि आप बेसिक्स छोटे बच्चे होते या आपने छोटे बच्चे के क्लास में 1 क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ा है ना, सोचिए यदि किसी कारणवश क्लास 1 के बच्चे को एडिशन ना सिखाया जाए, सब्ट्रैक्शन ना सिखाया जाए, या मल्टीप्लिकेशन ना सिखाया जाए, या डिवीजन ना सिखाया जाए, इसको कट कर दिया जाए उस पोर्शन को, तो आगे जा कर के वो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा क्या? वो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा ना। उसको फिर वो चीज़ को सीखना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो कर सकेगा। तो जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? या उसके आप बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे उसमें जो आपको टॉपिक्स आएंगे तो बिना उन चैप्टर्स के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस के कट हो जाने से भी आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। चैप्टर के कटने से आप लोगों को लॉस होगा बेनिफिट की जगह। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। आपके पास जो भी सोर्स मिलता है, जहाँ कोई अगर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में समझ में आता है या मेरे चैनल पे आपको समझ में आता है, जहाँ आप लोगों को समझ में आए वहाँ निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन अपडेट ले करके, या टीचर के पास अगर समझ में आता है टीचर के पास जा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए रेगुलर रूप में। घर पर बैठे टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर टीचर अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस ही सहारा है, ऑनलाइन क्लास से देखिए। तो मेरी ये एडवाइस आप लोग मानिए। अब देखिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिए किस तरह से किसी पार्टिकल का टाइम टी हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये एफ डैश टी अब क्या है, या एफ डैश की मतलब क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, इसको फिर मैं अब नेक्स्ट सेक्शन में, अगले सेशन में बताऊंगा। आज का सेशन अब हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को उतनी देर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो सीरीज करूँगा वहाँ मैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बताऊँगा, डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव। तो ये देखिए एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यही है जो मैंने बताया, एफ डैश टी यही है डेरिवेटिव। ठीक है, इसको एफ डैश टी को डी वाई बाई डी टी भी लिखते हैं, या डी एक्स बाई टी। तो ये चीज़ मैं बताऊँ, छोड़ अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में बताऊँगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सिंबल्स पर, इससे इजी मेथड अपनाने पर चलेंगे। ठीक है, लिमिट के कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से जनरेट कर सकते हैं। फंक्शंस कोई भी अपने मन से ले लीजिए, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी ले लीजिए, सॉरी टी एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी ले लीजिए। इसका लिमिट निकाल के देख लीजिए क्या आता है। एफ टी इक्वल्स टू आप टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 ले लीजिए, इसका एफ टेस्ट टी निकाल के देखिए क्या आता है। कुछ भी कोई भी इक्वेशन अपने मन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी, जितना सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके, हाँ 10th क्लास में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फंक्शन का लिमिट निकाल लीजिए। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे आर.एस. अग्रवाल का जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का नंबर और पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आगे नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें। इस तरह से आपका वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से बनाने में कोई टेंशन, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ यह आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जो जा रहा है तो अच्छा लगा होगा। तो मैं सुधांशु मिश्रा आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल एड्यूवर्ल्ड पर आज आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब पर्सनलाइज ऑल कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उस वीडियो को देख लें। जनरली 1 या 2 दिन के बीच में ही मैं उस वीडियो को फिर अपलोड कर दूंगा। आप लोगों का काम रहेगा, आप लोग इसको फिर से कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, नोट करके रिवाइज कीजिएगा 2 बार 3 बार। और जो मैंने बताया आपको कि क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल से जो आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन सब है
उस सब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उठा करके उसका इस तरह से फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन बना सकते हैं, निश्चित रूप से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।